सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हैदराबाद में अंबेडकर जी की अभी प्रतिमा का अनावरण किया है। उस प्रतिमा उस स्टेचू की हाइट कितनी है? तो आंसर होगा 125 फीट। तो अभी 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। कौन सी? 132वीं नंबर की जयंती मनाई गई। तो उसी मौके पर तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने बी आर अम्बेडकर जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कहां पे? हैदराबाद में जो हुसैन सागर झील है ना, उसी के किनारे। ये बी आर अम्बेडकर जी की भारत में सबसे ऊंची स्टेचू है। एक्चुअली में तो अगर आप फोटो में देखोगे इमेज में, तो पूरी संरचना की कुल ऊंचाई 175 फीट है, क्योंकि मूर्ति के नीचे भारत की संसद भवन जैसा दिखने वाला 50 फीट ऊंचा गोलाकार आधार शामिल है। तो 50 फीट लंबा तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर हो गया जो कि संसद भवन की जैसा है, और उसके ऊपर 125 फीट ऊंची अंबेडकर जी की स्टेचू हो गई। तो टोटल अगर आप इस संरचना की हाइट पूछोगे तो 175 फीट है। प्रतिमा की वजन की बात करें, 474 टन की है ये। स्टील और ब्रोंज की ये बनी हुई है। इसके वास्तुकार राम वी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार हैं। राम वी सुतार वही जिन्होंने कई फेमस स्टैचूज बनाई हैं, जिसमें भारत की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू, लंबी स्टैचू वल्लभ भाई पटेल जी की भी स्टैचू शामिल है। अच्छा, ये जो अंबेडकर जी की स्टैचू बनाने में लागत आई है, कितना रुपया लगा? 146.50 करोड़ रुपए। इससे पहले तेलंगाना ने, आपको याद होगा, अपने नए सचिवालय परिसर का नाम बी आर अम्बेडकर के नाम पे रखा था। और महाराष्ट्र के लातूर में बी आर अम्बेडकर जी की 70 फीट ऊंची स्टैचू बनाई गई थी, जिसको क्या कहते हैं? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहते हैं। बी आर अम्बेडकर ये भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री थे। इनको मरणोपरांत 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। अच्छा, इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्य भूमि है। इनकी फेमस पत्रिकाएं हैं, जिनमें एक का नाम है मूक नायक और एक है बहिष्कृत भारत। अभी दिल्ली सरकार ने भी कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह उनका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। शशि थरूर, इन्होंने अभी इनके ऊपर एक बुक लिखी है, अम्बेडकर अ लाइफ। और आप जानते ही हो, भारतीय संविधान बनाने के लिए गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष यही थे, बी आर अम्बेडकर जी। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेच्यूज की बात करें तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात आती है। सरदार पटेल जी की स्टेच्यू है। कहां पे? केवड़िया गुजरात में आपको मिलेगी, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर। यह दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू है। 182 मीटर इसकी हाइट है। वास्तुकार हमने बताया रामवी सुतार है। स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी, यह हैदराबाद में मिलेगी, संत रामानुजाचार्य जी की है। 216 फीट ऊंची स्टेच्यू है। भगवान बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में, शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है बोधगया में। 100 फीट लंबी होगी ये। इसके मूर्तिकार है मिंटू पॉल। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, भगवान शिव जी की मूर्ति है। कितनी ऊंची है? 369 फीट ऊंची है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वार में मिलेगी आपको। और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की मूर्ति, बंगलुरु में आपको मिलेगी, जो कि बंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा जी की है। 108 फीट ऊंची है ये। इसके भी वास्तुकार राम वी सुतार है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पूरा ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर होगा जगन मोहन रेड्डी। तो एडीआर यानी कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन की रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ये भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। 28 तो आपके राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें लिए हैं, पुडुचेरी और दिल्ली। तो इन सभी के मुख्यमंत्रियों में जगन मोहन रेड्डी ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। इनकी संपत्ति का मूल्य 510 करोड़ रुपए से भी अधिक लगाया गया है। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और तीसरे पे है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। जबकि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इनकी संपत्ति का मूल्य लगभग 15 लाख रुपए बताया गया है। अब ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है। अब या तो दीदी खेला कर गई या फिर उनके साथ खेला हो गया। तो अब क्या कहें कि दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम ये क्या हो गया। ये तो सबसे गरीब मुख्यमंत्री हो गई। फिर देखो, आंध्र प्रदेश की बात है तो आपको याद है अब इसकी नई कैपिटल कौन सी बन गई? विशाखापत्तनम। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हो गए और यहाँ के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर हैं। और भाषाई के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। अभी वनों की वृद्धि के मामले में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का ही रहा था।
और अंडों के उत्पादन में भी टॉप पर आपका आंध्र प्रदेश ही है। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने, वो आंध्र प्रदेश से ही थे। और एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है, कई बार एग्जाम में आता है एज ए स्टैटिक, लेपाक्षी मंदिर। यहाँ पे नंदी भगवान की प्रतिमा है और इसे हैंगिंग पिल्लर टेम्पल भी बोलते हैं, ये भी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और यहाँ का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। और यहाँ की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु है। अच्छा, एक बार एक प्रश्न आया था एग्जाम में कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो आंसर होगा तेलुगु। वैसे भारत की 6 क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं, तमिल हो गई, संस्कृत हो गई, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। एक्चुअली में अभी उज्बेकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म लाया जा रहा है, यानी कि सुधार लाया जा रहा है, और इसके लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है। तो जनमत संग्रह में किसी भी एक बिल को लेकर के पूरे देश के लोगों से हाँ या ना में जवाब पूछा जाता है। और अभी इसी कारण से उज्बेकिस्तान ने जनमत संग्रह देखने के लिए भारत के चुनाव आयोग को इनवाइट किया है। अच्छा, इसमें सुधार क्यों लाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? तो इसे एक मजबूत संसद के साथ साथ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उज्बेकिस्तान ये मध्य एशिया का एक देश है जिसकी कैपिटल होती है ताशकंद। प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयेव। अच्छा, इसी तरह से आपको एक और प्रश्न याद आएगा। अभी नेपाल देश ने हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को इनवाइट किया था इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में जब इलेक्शन हुए थे नेपाल में। अभी उज्बेकिस्तान के साथ में हमने डस्ट लेक नाम का एक्सरसाइज किया था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और आपको याद होगा 2022 में 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था, पहली बार भारत में चेन्नई में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कॉट थम्बी था, उसको उज्बेकिस्तान ने ही जीता था। और अब 2026 में जो शतरंज ओलंपियाड होंगे ना, वो उज्बेकिस्तान में होंगे। अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में 2024 वाले जो 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड हैं वो किस देश में होंगे, कहाँ पे होंगे? हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताओ, हाल ही में हाथी बचाओ दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। तो सेव द एलिफेंट डे ये हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? हाथियों के द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस बार की थीम क्या है? एक सतत कल के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा। पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था। और एलिफेंट से आपको याद आएगा एक वर्ल्ड एलिफेंट डे भी होता है, वो हम मनाते हैं 12 अगस्त को, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। वैसे भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ? 1992 में। अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का अभी निधन हो गया था, उसका नाम क्या था? भोगेश्वर, जिसे मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता था। कहाँ पे निधन हुआ था? कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। और क्या आप में से कोई बता सकते हैं अभी किस राज्य के एक मंदिर में एक रोबोटिक हाथी लगाया गया था मंदिर के अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए? तो आंसर होगा केरल में। अभी गज उत्सव मनाया गया काजीरंगा नेशनल पार्क में, जिसका उद्घाटन किया था या जिसको शुरू किया था हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का तीसरा एलिफेंट रिजर्व ये कौन सा बना? तेरई एलिफेंट रिजर्व। और अभी भारत की किस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला था? द एलिफेंट विस्पर। और अभी एक बुक भी हमने पढ़ी थी, वाई कांट एलिफेंट बी रेड, उसको किसने लिखा? वाणी त्रिपाठी ने लिखा। और जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आज मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, आज खुद से कोशिश करें सारे इंपॉर्टेंट डेज लिखने की। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? तो आंसर होगा रैपिडेक्स। तो अभी एनसीआरटीसी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को रैपिडेक्स नाम दिया। ये ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य है सड़क पर गाड़ियों की संख्या को कम करना, इससे एनसीआर क्षेत्र का जाम खुल जाएगा। हमने कहा एनसीआरटीसी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये एक संयुक्त उद्यम कंपनी है
जो केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी राज्यों के बीच में बनाई गई है। तो शुरुआत में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर यह रैपिडेक्स सेवाएं दी जाएगी, जो कि 82 किलोमीटर लंबा होगा और 2025 तक पूरे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को जनता के लिए चालू कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन क्या नाम है? वंदे भारत, जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है। और ये भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है, मतलब इसमें अलग से कोई इंजन नहीं है। इससे भी 2-3 प्रश्न बनेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां? दिल्ली से वाराणसी। और दक्षिण भारत की पहली चली मैसूर से चेन्नई। इसके अलावा वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताओ? सुरेखा यादव है। और एक वंदे मेट्रो अलग से याद रखना, यह भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। जिस आपको याद है अभी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां बना? कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन पे, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। और अगर आपसे पूछे कि 100% विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो हरियाणा। वैसे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो यह है कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे चलेगी। और नागपुर मेट्रो ने सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, पहले कौन थे? जॉन मथाई थे। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? अनिल कुमार लाहोटी। याद रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने बृहस्पति और इसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जूस की फुल फॉर्म क्या होती? जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर। तो ये बृहस्पति ग्रह के बर्फीले उपग्रहों की स्टडी करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। किसने किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और इसे अभी कोरो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। किस रॉकेट के द्वारा? एरियन 5 रॉकेट के द्वारा। और जुपिटर के ये जो बर्फीले उपग्रह हैं जिनकी ये स्टडी करेगा मिशन, उनके नाम है कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड। गैनीमेड की बात करें तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। अच्छा, पहले हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो स्थापना होती है 1975 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, याद रखना, ये एनविजन मिशन को लॉन्च करेगा 2030 में वीनस ग्रह के लिए। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा था कि वो पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजेंगे। उनका नाम होगा जॉन मैकफॉल। ये ब्रिटिश पैरालंपिक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी सौरमंडल में किस ग्रह के आसपास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, तो अब हो गए हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर के पास, क्योंकि अभी फरवरी महीने में ही हमने पढ़ा था इसके 12 नए उपग्रह खोजे गए थे। तो अब टोटल कितने हो गए? 92 हो गए। और शनि यानी कि सैटर्न ये दूसरे स्थान पे आ गया 83 उपग्रहों के साथ। अच्छा, इन्हीं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं या पूछूं जो अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे कि कौन से प्लेनेट को रिंग ऑफ प्लेनेट कहते हैं? शनि को, सैटर्न को। और सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह उसे क्या कहते हैं? बुध ग्रह, मरकरी। देखो कुछ इस तरह से रहता है, सबसे पहले मरकरी है, बुध, उसके बाद वीनस होता है, शुक्र। और ये जो शुक्र है ये सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, यानी कि इवनिंग या मॉर्निंग स्टार कहते हैं। उसके बाद अर्थ आता है। और किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो यही शुक्र को, वीनस को ही। अर्थ के बाद है मार्स यानी कि मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और इसके 2 उपग्रहों के नाम जरूर याद रखना, एक है फोगोस और एक है। और मंगल ग्रह के बाद आता है जुपिटर, बृहस्पति। और यहीं पे हमें मिलती है एस्टेरॉइड बेल्ट। उसके बाद आता है सैटर्न यानी कि शनि, फिर है यूरेनस यानी कि अरुण, फिर है नेपच्यून। एक प्रश्न काफी बार एग्जाम में आता है कि कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? तो इस तरह के 2 हैं, एक तो शुक्र और एक अरुण यानी कि वीनस और यूरेनस। बाकी सारे के सारे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। तभी तो आप देखते हो जो हमारा सूर्य है हमें पूर्व में उगता हुआ, उदय होता हुआ, राइज होता हुआ दिखाई देता है, और यह अस्त होता है पश्चिम में, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है पूर्व से और अस्त होता है पश्चिम में। अच्छा, मंगल यानी कि मार्स ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ओलंपस है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसमें आपको 7 छल्ले दिखाई देंगे जो कि बहुत छोटे छोटे कणों से बने हुए होते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी?
1543 में की थी निकोलस कोपरनिकस ने। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो आंसर होगा बुध और शुक्र, मरकरी और विनस। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये सारे के सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। वैसे ये पॉइंट्स मैं आपको पहले भी रिवाइज करा चुका हूं, तो हमारे साथ है जब भी कोई भी संबंधित प्रश्न होता है उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बाद में और चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बनाई जाती है, क्विज जरूर लगाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, टाइम मैगजीन की 2023 के लिए जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता का नाम शामिल है? तो आंसर होगा शाहरुख खान। तो अभी टाइम मैगजीन ने 2023 के लिए 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की यानी कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट जारी की है। इसमें एक्टर शाहरुख खान है, फिल्म डायरेक्टर एस राजामौली साहब हैं, लेखक सलमान रुश्दी हैं और टीवी होस्ट और जज पद्मा लक्ष्मी का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। और अगर पूछे इस लिस्ट में सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? ईगा स्विटेक है। ये मात्र 21 साल की हैं। ईगा स्विटेक आप जानते हो ना, टेनिस प्लेयर हैं। चलो आप मुझे बताओ इनका संबंध किस देश से है, कहां से है ये? और सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है इस लिस्ट में? जूडी ब्लूम है जो कि 85 साल के हैं। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले टाइम 100 रीडर पोल में टॉप पर थे शाहरुख खान। आपको याद होगा अभी टाइम की 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया, उड़ीसा का मयूरभंज और लद्दाख। और अभी टाइम मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा गरुड़ एरोस्पेस। तो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस। ये चेन्नई का एक स्टार्टअप है और अभी ये एग्री ड्रोन सब्सिडी हासिल करने वाला पहला स्टार्टअप बन गया। मतलब इससे कृषि ड्रोन को खरीदने पर सरकार सब्सिडी देगी। ये कृषि ड्रोन तैयार करता है, मतलब ऐसे ड्रोन जिनका यूज कृषि में किया जा सकता है, जैसे खेती की फसलों की निगरानी करने में या कीटनाशक का छिड़काव करने में। और आपको याद होगा गरुड़ एरोस्पेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। अच्छा, वैसे ड्रोन से तो आपके कई तरह के प्रश्न बनते हैं। करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। जैसे अभी स्वार्म ड्रोन को ऑपरेट करने वाली दुनिया की पहली आर्म्ड फोर्स बनी थी भारतीय सेना। और भारत में भूमिगत खानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बनी? स्क्वाड्रन। और अभी किसने स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया था? IG ड्रोन ने। अभी ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को किस राज्य में शुरू किया गया था? तेलंगाना में। और स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तराखंड है। किस देश ने ड्रोन के आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया? भारत ने। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? इजराइल। और देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन हुआ था। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब का स्थापित की गई केरल में। और इंद्रजाल क्या है? ये ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है। किसने बनाया? ग्रीन रोबोटिक्स ने, हैदराबाद की कंपनी है। और हेरॉन ड्रोन ये हमने किससे लिए? इजराइल से। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन को लॉन्च किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इसका आंसर तो आप बिना पढ़े भी दे सकते हो। अगर आपको सिर्फ इतना सा बताए कि SBI की टैगलाइन क्या है, तो यही है बैंकर टू एवरी इंडियन। और इसी नाम से इसने अपनी कॉफी टेबल बुक को लॉन्च किया। तो ये कॉफी टेबल बुक स्वतंत्रता के बाद से बैंक का इतिहास विस्तार से बताती है। कॉफी टेबल बुक क्या होती है? तो जैसा कि नाम से क्लियर है, जैसे आप कॉफी बार में या लाउंज वगैरह में कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो वहां पे एक मोटी सी बुक आपने देखी होगी जो इतनी देर में आप खत्म कर सकते हो जितनी देर में आपकी कॉफी खत्म हो। इस बुक में आप खोलोगे तो फोटो ही फोटो आपको नजर आएंगे, लिखा हुआ तो बहुत कम रहता है। तो फोटो देखते जाओ, समझते जाओ, आगे पन्ने पलटते जाओ, फटाफट से बुक खत्म हो जाएगी। तो अभी SBI ने इसको लॉन्च किया है। SBI स्थापना होती है 1 जुलाई
1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। और इसके जो पूर्व अध्यक्ष रहे रजनीश कुमार, उन्होंने बुक लिखी है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। और एसबीआई ये श्रीनगर की डल झील में तैरता हुआ एटीएम खोलने वाला पहला बैंक बना था। अभी इसने उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना भी शुरू की थी। ध्यान रखना पॉइंट्स, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल को। तो आर्ट यानी कि कला को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2012 में मनाया गया था। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था कि ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा घाना। फिर बताओ, यूके स्थित ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत टायर ब्रांड ये कौन सा है? तो आंसर होगा एमआरएफ। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? मध्य प्रदेश। फिर पूछा किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला को। फिर पूछा विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। फिर पूछा अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत का पहला गोल्ड जीता? अमन सहरावत ने। फिर पूछा अभी किस देश के भौतिकविदों ने यूरेनियम समस्थानिक आइसोटॉप यूरेनियम 241 की खोज की? जापान ने। और अभी अप्रैल 2023 में डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में बूजी पुल का उद्घाटन किया? मोजाम्बिक में। फिर बताओ, अभी द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीए स्कीम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नाम की बुक को किसने लिखा? तो दो जनों ने लिखा है, वी पत्ताबीराम और सब्यसाची डैश ने। और फिर बताइए कि भारत पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? नई दिल्ली में। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अभी भी अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दें और शेयर जरूर कर दें दोस्तों के साथ में। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा आर्यना सबालेंका ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।